Hello everyone, welcome back to our second lecture on the Bharati Nagarik Suraksha Samhita 2023. I hope you all have gone through the overview we discussed in the first lecture. आज के लेक्चर में हम इस संहिता के चैप्टर 1 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि प्रिलिमिनरी प्रोविज़न के बारे में है। मैं आपको हर एक डिफिनेशन एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको हर पॉइंट क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रीएम्बल से। सबसे पहले हम प्रीएम्बल को समझते हैं। प्रीएम्बल किसी भी लॉ का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो लॉ के पर्पस और इंटेंट को डिफाइन करता है। ठीक है, ये क्या कहता है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर। इसमें दो वर्ड हैं, एक कंसोलिडेट और एक अमेंड। इसको आपको याद रखने हैं क्योंकि ये प्रीलिम्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब इसके मतलब को समझते हैं। यहाँ प्रीएम्बल क्लियरली बताता है कि इस संहिता का मकसद है क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड लॉ को कंसोलिडेट करना, यानी उनको इकट्ठा करना। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह लेके आना। और अमेंड करना यानी उनमें ज़रूरी बदलाव करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एग्जिस्टिंग क्रिमिनल प्रोसीजर को सिंप्लीफाई और मॉडर्नाइज किया जाए ताकि वो पुराने और स्कैटर्ड लॉ के मुकाबले ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों। तो ये प्रीएम्बल था। अब हम लोग सेक्शन 1 पे आते हैं जो बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। मतलब इस सेक्शन में संहिता के नाम, उसकी एप्लीकेबिलिटी और उसके कमिटमेंट को डिफाइन किया गया है। इसका सबसेक्शन 1 कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये कहता है ये एक्ट ऑफिशियली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। ये नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस एक्ट को एक लीगल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। सबसेक्शन 1 इसके बारे में बात करता है। सबसेक्शन 2 को देखते हैं। ये कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11 एंड 12 देयर ऑफ शेल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया। ये कहता है कि इस संहिता के प्रोविज़न अपार्ट फ्रॉम चैप्टर 9, 11 और 12 डायरेक्टली स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया पर अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन इन रीजन में स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो नोटिफाई करके इन प्रोविज़न को अप्लाई कर सकती है, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के साथ। ये मॉडिफिकेशन सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट रीजन। ऑलराइट, अब एक इसका एक्सप्लेनेशन है। ये कहता है इन दिस सेक्शन ट्राइबल एरिया मीन्स द टेरिटरी विच इमीडिएटली बिफोर द 21st day of January 1972 वर इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरिया ऑफ असम। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ट्राइबल एरिया को डिफाइन कर रहा है। कौन से टेरिटरी को रिफ़र किया जाता है ट्राइबल एरिया में? ये वो एरिया हैं जो 21 जनवरी 1972 से पहले असम के ट्राइबल एरिया में शामिल थे। जैसे 6 शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का आप लोग 6 शेड्यूल पढ़े होंगे, उसमें इसको डिस्क्राइब किया गया है। ये वही बात करता है, लेकिन ये एक्सक्लूड करता है शिलोंग म्यूनसिपैलिटी के अंदर आने वाले एरिया को। ठीक है, और इसका सबसेक्शन 3 कहता है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। इस सबसेक्शन में क्लियरली डिफाइन किया गया है कि ये एक्ट तब तक इन्फोर्स नहीं होगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन इशू नहीं कर देती। और जैसा आप लोग जानते हैं कि ये 1 जुलाई 2024 से पूरे इंडिया में इन्फोर्स हो गया है। ये डेट अपॉइंट होने के बाद इस संहिता के प्रोविज़न लीगली इन्फोर्सिएबल होंगे। इस प्रोविज़न से गवर्नमेंट को प्रिपरेशन में टाइम मिलता है और पब्लिक को लॉ के बारे में अवेयर होने का मौका मिलता है, इसलिए ये क्लॉज रखा गया है। ठीक है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ज़रूरत समझे, जब लगे उसको कि अब इसकी ज़रूरत आ गई है, तो वो इसको इन्फोर्स करा सकता है। अब हम लोग सेक्शन 2 को अभी स्किप करते हैं और सीधा सेक्शन 3 पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफिनीशन क्लॉज ज़्यादा है
तो उसको हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस। ये सेक्शन एक्सप्लेन करता है कि इस संहिता के कंटेक्स्ट में किसी मजिस्ट्रेट के रेफरेंस किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। अगर इसके हम लोग सब क्लॉज 1 को समझें तो इस सब सेक्शन में बताया गया है कि अगर किसी लॉ में मजिस्ट्रेट का रेफरेंस दिया गया है बिना किसी क्वालिफाइंग वर्ड के, तो वो रेफरेंस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए होगा। कहीं भी मजिस्ट्रेट सिर्फ मजिस्ट्रेट यूज़ किया गया है तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए यूज़ होगा, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो या फिर सेकंड क्लास हो। ये मजिस्ट्रेट वो होंगे जो उस एरिया में जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं। सब क्लॉज 1 ये बात करता है। अगर हम लोग सब क्लॉज 2 देखें तो ये कहता है वेयर अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता द फंक्शन exercisable by magistrate related to matter which involve the application or shifting of evidence or the formulation of any decision which expose any person to any punishment or penalty or detention in custody pending any investigation, inquiry or trial, or would have effect of sending him for trial before any court, they shall, subject to the provision of this संहिता, be exercisable by judicial magistrate। और इसका भी है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। इस क्लॉज में जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बीच में क्लियर डिफरेंस ड्रॉ किया गया है। ये क्या कहता है? इसका पहला क्लॉज कहता है उन मैटर को हैंडल करें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट उन मैटर को हैंडल करेंगे जिसमें एविडेंस इवेल्युएट करना हो या कोई ऐसा डिसीजन लेना हो जो किसी व्यक्ति को पनिशमेंट, पेनाल्टी या कस्टडी में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, या जिससे किसी व्यक्ति को ट्रायल के लिए कोर्ट भेजा जा सके। ठीक है, तो जिसमें एविडेंस के इवेल्युएशन की बात हो या फिर कोई डिसीजन लेना हो किसी व्यक्ति के पनिशमेंट से रिलेटेड या पेनाल्टी से, ठीक है, या कस्टडी में रखने की बात रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो, तो वो कौन करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। या फिर ट्रायल की बात हो। लेकिन इसका सब क्लॉज 2 कहता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा? ये उन टास्कों को हैंडल करेगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव नेचर के हैं, जैसे लाइसेंस ग्रांट करना, लाइसेंस को सस्पेंड या कैंसिल करना, प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन या विथड्रॉ करना। ये काम किसका होगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का होगा। अच्छा, इस डिस्टिंक्शन का पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि अलग अलग अथॉरिटीज़ को रोल और पावर क्लियरली डिफाइन हो ताकि फंक्शन में ओवरलैप और मिसयूज़ ना हो। ऑलराइट, अब हम लोग सेक्शन 4 को देखते हैं जो बात करता है ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर भारतीय नागरिक न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉ, जो आईपीसी पहले था। ये कहता है, ये सेक्शन ये डिफाइन करता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 और दूसरे लॉ के अंडर ऑफेंस का ट्रायल कैसे कंडक्ट होगा। इसका सब क्लॉज 1 कहता है ऑल ऑफेंसेस अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायरी, ट्राइड एंड अदरवाइज डील विथ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन हियर इन कंटेंटेड। ये कहता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंडर आने वाले सारे ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और डीलिंग इस संहिता के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, अगर इसके हम सब सेक्शन 2 को समझें तो ये सब सेक्शन ये क्लियरिफाई करता है कि दूसरे लॉ के अंडर आने वाले ऑफेंस को भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल इसी संहिता के प्रोविज़न के मुताबिक किया जाएगा। लेकिन अगर कोई स्पेशल इनेक्टमेंट एग्जिस्ट करती है जो इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के प्रोसीजर को रेगुलेट करती है तो उस इनेक्टमेंट के प्रोविज़न अप्लीकेबल होंगे। जैसे अगर आप लोगों ने पॉक्सो एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें एक सेक्शन है 32 या 33, वो प्रोसीजर बताता है। पॉक्सो एक्ट खुद बताता है कि पॉक्सो एक्ट के जो मामले होंगे उसका प्रोसीजर क्या होगा। स्पेशल कोर्ट स्टेबलाइज किया जाता है, उसके अलग प्रोसीजर होते हैं। तो ये सब क्लॉज उसी सेक्शन की बात करता है कि अगर किसी स्पेशल लॉ में कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर दिया गया है तब तो वो उसी प्रोसीजर से डील किया जाएगा, लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो वो भी BNESS से ही डील किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेक्शन 5 को देखते हैं जो सेविंग क्लॉज की बात करता है।
जो स्पेशल या लोकल लॉ को प्रोटेक्ट भी करता है। ये कहता है नथिंग कंटेन इन दिस संहिता शैल इन द अब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कंट्रेरी अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन और पावर इन फोर्स और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाई एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि अगर कोई स्पेशल या लोकल लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर जुरिस्डिक्शन या पावर को डिफाइन करता है, तो ये संहिता उस लॉ को ओवरराइड नहीं करेगी। जैसे अभी हम लोगों ने समझा कि पॉक्सो एक्ट में प्रोसीजर उसका दिया गया है, तो ये उसको ओवरराइड नहीं करेगी। पॉक्सो एक्ट के मामले उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये एक एक्सेप्शन क्लॉज है जो इन स्पेशल लॉ को प्रोटेक्ट करता है जब तक स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि इस संहिता का उस लॉ पर इफेक्ट होगा। ठीक, अगर स्पेसिफिकली मेंशन है तो ये स्पेशल लॉ पे भी अप्लाई होगा, लेकिन अगर नहीं मेंशन है तो ये उस स्पेशल लॉ के प्रोसीजर डील करेगा। ठीक, तो आज के लिए सेक्शन 5 तक ही रखते हैं। और आज हम लोगों ने चैप्टर 1 का डिटेल में ओवरव्यू देखा, उसको डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंशियल क्लास अभी छोड़ा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रोल को भी समझा, उसको डिफ्रेंशिएट किया, और स्पेशल और लोकल लॉ को प्रोटेक्ट कैसे करना है उसको भी हम लोगों ने समझा सेविंग क्लॉज के थ्रू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ उन्हें कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वी विल कंटिन्यू with more detail in our next class. Thank you for joining and see you in the next session. Have a great day.